स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आज मैं आप लोगों को जनवरी नाइट बाय मुंशी प्रेमचंद एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पूस की रात से ली गई है। पूस का महीना भारतीय कैलेंडर में वे महीना होता है जो दिसंबर के मिडल से लेकर जनवरी के मिडल तक चलता है, और ये महीना सबसे ठंडा महीना होता है। इसमें ठंड सबसे ज़्यादा पड़ती है। ये कहानी बेसिकली एक किसान के बारे में है। एक गरीब किसान जो पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका है और उससे टैक्स देने के लिए भी मजबूर हो चुका है। उसे अब मजबूरी में टैक्स देना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। विथ हैवी हार्ट हल्कू वॉक्ड टूवर्ड हिज वाइफ एंड सेड, द लैंडलॉर्ड्स कम, गेट द रुपीज यू सेट असाइड, आई विल गिव हिम द मनी। अपने भारी दिल को संभाले हुए हल्कू अपनी वाइफ के पास जाता है और कहता है कि ज़मींदार आ गए हैं, पैसे लेकर आओ, मुझे उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। उसकी वाइफ का नाम था मुन्नी। मुन्नी ज़मीन पर झाड़ू लगा रही थी। वो मुड़ती है और कहती है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 रुपये हैं, जस्ट 3 रुपीज़। वो ये बात बड़े ही गुस्से में बोल रही थी क्योंकि इन लोगों ने 3 रुपये एक नया कंबल ख़रीदने के लिए जमा किया था ताकि हल्कू सर्दियों में सरवाइव कर सके, सर्दियों में वे अपना गुजारा कर पाए, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था। इस वजह से इन लोगों ने पाई पाई जमा करके पैसे जमा किए थे ताकि ब्लैंकेट ले सके, लेकिन ज़मींदार आ गया है और वो अब अपने पैसे वापस मांग रहा है। टेल हिम दैट वी विल पे हिम आफ्टरवर्ड्स। मुन्नी कहती है कि हल्कू से कि ज़मींदार से कह देना कि हम लोग पैसे बाद में दे देंगे, हमारे पास फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं। कुछ देर हल्कू वहीं खड़ा रहा। जनवरी द कोल्डेस्ट मंथ वॉज हेयर, और अभी इस वक्त सबसे ठंडा महीना जनवरी का आ चुका था। बिना ब्लैंकेट के वे खेत में सो नहीं पाता रात के वक्त में, लेकिन लैंडलॉर्ड यहाँ से जाएगा नहीं। अगर उसे पैसे नहीं दिए गए तो वो उसे मार सकता है या फिर उसे गालियाँ बक सकता है, उसे उसकी बेइज्जती कर सकता है। हल्कू ने कोशिश की कि मुन्नी से बात की जाए, ट्राइंग टू कोक्स हर, उससे बात की जाए, उसे मनाया जाए। कहता है, मान जाओ मुन्नी, पैसा मुझे दे दो। एटलीस्ट इट विल टेक द मनी लेंडर ऑफ माई बैक, कम से कम इससे पीछा तो छूटेगा। मैं कुछ देखता हूँ कि मैं और पैसे कैसे जमा कर सकता हूँ ताकि मैं ब्लैंकेट ले पाऊँ। लेकिन मुन्नी गुस्सा थी। उसने कहा, तुमने पहले भी कई सारे तरीके ढूंढने की कोशिश की है पैसे जमा करने के लिए, कहाँ है वो? तुम्हारे पास अब जो पैसे हैं, इस पैसे से तुम ब्लैंकेट ले पाओगे? आई एम टेलिंग यू, गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग। अब तुम्हारे पास ब्लैंकेट भी नहीं रहेगा। एक काम करो तुम कि टेनेंट फार्मिंग छोड़ दो। फ्रेंड्स, नोट करना, टेनेंट फार्मिंग। टेनेंट फार्मिंग का मतलब होता है कि कोई किसान है, उसने एक ज़मीन भाड़े पे ली, उधार ज़मीन किराए पे ली। उस ज़मीन में वो अपनी खेती कर रहा है। खेती करने के बाद खेती का मैक्सिमम हिस्सा देना पड़ेगा खेती के लैंडलॉर्ड को। मतलब किसी इंसान से उसने ज़मीन को लिया किराए पर, उसका मालिक कोई और है, तो ये खेती कर रहा है और खेती करने के बाद जितने भी मतलब पैसे होंगे, थोड़े बहुत पैसे ये रखिएगा और मैक्सिमम पैसा लैंडलॉर्ड ले लेगा। तो ये इस तरह से होती थी टेनेंट फार्मिंग। मुन्नी कहती है कि ये काम तुम्हें मार डालेगा, दैट वर्क इज़ किलिंग यू। जो भी तुम हार्वेस्ट करते हो, सब्जियां उगाते हो, कुछ भी उगाते हो, वे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तुम्हारे पास कोई भी मुनाफा या फ़ायदा नहीं होता, तुम्हें उल्टा लॉस हो जाता है। हम लोग ने क्या उधार चुकाने के लिए जन्म लिया है क्या? कुछ पैसे कमाओ, कम से कम अपने पेट के लिए पैसे कमाओ और इस तरह की फार्मिंग छोड़ दो। हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, जाओ। हल्कू कहता है, अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो वो हम लोगों को गाली देगा। फिर मुन्नी गुस्सा हो जाती है ये सुनकर कि वो हमें गाली क्यों देगा, क्या वो उसका राज है? लेकिन ये बात सुनकर मुन्नी समझ गई थी कि पैसे उसे देने पड़ेंगे, क्योंकि यही सच्चाई थी, यही था बिटर ट्रुथ। बिना पैसे लिए वो जाएगा नहीं। तो उसे एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन होता है कि पैसे तो देने पड़ेंगे।
वे अपने घर के नीश पर जाती। नाइश मतलब होता है दीवार पे बना हुआ एक ताक, दीवार को छेद करके वहाँ पर एक रूम, एक स्मॉल सी स्पेस बनती है जहाँ पर चीज़ों को रखते हैं। तो वो नीश पे जाती है, वहाँ पर जाकर वे कुछ पैसे निकालती है और हल्कू को लाकर दे देती है। हल्कू पैसे लेता है, बाहर निकल जाता है। ऐसा लग रहा है कि वे अपने दिल का कोई टुकड़ा लैंडलॉर्ड को दे रहा है। उसने इन पैसों को पाइस बाई पाइस, पाई बाई पाई करके बचाया था ताकि वे एक ब्लैंकेट खरीद सके, लेकिन आज वो उन पैसों को, वो पैसे भी उसके हाथ से निकल जाएंगे। हर एक स्टेप में वो और ज़्यादा बर्डन और पॉवर्टी में डूबता जा रहा है, मतलब गरीबी और बोझ के तले वो दबता जा रहा है। ये महीना था जनवरी का, अ डार्क जनवरी नाइट इन द स्काई। अब रात का वक्त आता है, रात के वक्त में ठंड बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा है कि सितारे आसमान में हैं, वो भी ठंड से काँप रहे हैं। उसके फील्ड के कहीं दूर एक शेल्टर था केन का और बैम्बूस का, जहाँ पर वो बैठा हुआ था शॉल लपेटे हुए, और वो काँप रहा था। जबरा, उसका जो कुत्ता था, उसका डॉग, वो अपनी नाक को अपने पेट पर रगड़ रहा था। दोनों में से कोई भी ठंड के मारे सो नहीं पा रहे थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंड थी। हल्कू अपनी कोहनियों को मोड़ के जबरा की तरफ देखता है और कहता है, कोल्ड, ठंड लग रही है जबरा। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम घर पे रहो, यहाँ मत आओ। तुम्हें ठंड लग रही होगी, अब तुम्हें भी झेलना पड़ेगा मेरे साथ इस तरह से कोल्ड। कल मैं तुम्हारे लिए बिचालियाँ बिछा दूंगा जिस पर तुम बैठोगे और तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। जबरा बात समझ गया और अपनी वो टेल हिलाता है, मतलब वो बात समझ गया। हल्कू अपना हाथ जबरा की पीठ पर थपथपाता है और जबरा उसे प्यार भरी निगाहों से देखता है। हल्कू कह रहा है कि तुम्हें भी ठंड बर्दाश्त करनी पड़ रही है, कल मैं स्ट्रॉ तुम्हारे लिए बिछा दूंगा। जबरा पुट हिज paws on हल्कूज knees and brought his muzzle close। जबरा अपने पंजों को, पाँव को हल्कू के कोहनियों पर टिकाता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। हल्कू lay down and made up his mind however things were he would sleep now। लेकिन अब हल्कू को नींद आ रही थी, वो चाह रहा था कि वो सो जाए। उसकी आंख बंद हो जाती, लेकिन जैसी भी सोने की कोशिश करता है वे सो नहीं पाता। कभी इधर सर करता है, कभी उधर सर करता है। ऐसा लग रहा है कि ठंड ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया हो, वो सो नहीं पाता। जब ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वे उठ जाता है, वापस बैठ जाता है उठकर, जबरा को उठाता है और उसे सहलाता है अपनी गोद में बिठाकर। जबरा की बॉडी से अजीब सी स्मेल आ रही थी, लेकिन हल्कू को जबरा बहुत पसंद था, इस वजह से वो उस पर स्मेल का कोई असर नहीं पड़ रहा था और उसे अच्छे से लाइक अ ब्रदर और अ फ्रेंड उसको अच्छे से लेकर बैठता है। सडनली जबरा पिकअप नॉइस ऑफ सम एनिमल। दूर कहीं जबरा को इसी बीच कुछ आवाज़ सुनाई देती है। इस हवाओं के बीच में वो अलर्ट हो जाता है और ठंडी हवाओं के बीच में वो उसकी अलर्टनेस जाग जाती है। स्प्रिंगिंग अप ही रैन आउट ऑफ द शेल्टर। वो अपने शेल्टर से बाहर निकलता है और भौंकना शुरू कर देता है। हल्कू उसे बुलाता है, लेकिन जबरा वापस नहीं आता। फिर कई देर से भौंक रहा था फील्ड में कहीं दूर। ही वुड कम बैक। वो कुछ देर के लिए वापस आता, फिर वापस जाता भौंकने के लिए। 1 घंटा बीत चुका था। रात फैल रही थी और हवा ठंडी होती जा रही थी। हल्कू बैठ गया और दोनों अपनी नीज़ को, हल्कू बिल्कुल अपनी नीज़ को और हैंड्स को बिल्कुल मोड़ के, बिल्कुल अकड़ के बैठा हुआ था। अपने चेहरे को उसने अपनी नीज़ के बीच में छुपा लिया था। ऐसा लग रहा है कि ठंड उसे काट रही है और उसका सारा का सारा खून जम जा रहा है। वे पीछे हटता है ताकि आसमान को देख सके कि कितनी रात बची हुई है, कितनी रात बाकी। हाउ मच ऑफ द नाइट वॉज लेफ्ट। ओनली स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम हल्कूज फील्ड वॉज अ मैंगो ग्रोव। थोड़ा आगे हल्कू के
शेल्टर के मैंगो के कुछ पेड़ लगे हुए थे। हल्कू ने सोचा क्यों ना वो आगे जाकर कुछ पत्तों को जमा करे और आग जलाए, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वार्म रहे। ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस सम एनिमल्स हिडन इन माय फील्ड वेटिंग, बट आई कांट स्टैंड सिटिंग हियर एनी लॉन्गर। हल्कू के खेत के पास में एक मैंगो के खेत थे, तो उसने सोचा कि रात में मैं जाऊंगा तो कोई मुझे आके पकड़ेगा नहीं, सबको लगेगा भूत वहाँ पर। हल्कू ये बात जानता था कि उसके खेत में कई सारे ऐसे जानवर छुपे हुए हैं जो उसका शिकार कर सकते हैं, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ठंड बढ़ रही थी और वे ठंड से मर जाता अगर वे नहीं जाता। जबरा उसके पास आता है अपनी पूंछ को हिलाए हुए। हल्कू कहता है, आई कांट स्टैंड इन एनी मोमेंट जबरा, कम अलॉन्ग, लेट्स गो इन टू द ऑर्कार्ड एंड गैदर लीव्स टू वार्म अप। कहा कि चलो कुछ पत्ते जमा करते हैं और आग जलाते हैं। व्हेन वी आर टोस्ट, जब हम लोग गर्म हो जाएंगे, हम लोग वापस आएंगे और सो जाएंगे। अभी बहुत सारी रात बची हुई है। जबरा भौंक कर अपनी सहमति दिखाता है और दोनों मिलकर जाते हैं ऑर्कार्ड पर। Suddenly a gust carried a scent of henna blossoms to him, and the sweet smell coming from Jabra. अचानक से हेना की खुशबू आती है दूर कहीं। तो हल्कू कहता है कि अपने कुत्ते जबरा से कि ये स्वीट स्मेल कहाँ से आ रही। जबरा had found a bone lying somewhere and he was chewing on it. जबरा को रास्ते में कहीं हड्डी मिल जाती है और उसे वो चबाना शुरू कर देता है। हल्कू आग जलाता है और पत्तों को जमा करता है। Soon he had a great heap. His hands were frozen, his bare feet numb. लेकिन जैसे ही वे आग को जलाता है, आग उठती है। आग उठने की वजह से अंधेरे को चीरकर रोशनी आ जाती है और उसे गर्मी मिलती है। In the blissful sea of darkness, the firelight seems to pitch and toss like a boat. इस अंधेरे में जो आग जल रही थी, लग रहा है कि एक बोट है जो डोल रही है। It seemed like a pitch and toss like a boat, मतलब एक डोलती हुई एक नाव। हल्कू sat before the fire and let it warm him. हल्कू भी आग के पास आके बैठ जाता है और अपने आप को गर्म करता है। After a while he took off his shawl and tucked it behind him. Then he spread out both feet as though challenging cold to do its worst. उसके बाद वे अपने शॉल को निकाल देता है और अपने हाथ पैर को सेकता है। ऐसा लग रहा है कि वे ठंड के मौसम को चैलेंज कर रहा है और वे जीत चुका है। He said to Jabra, well Jabra, you are not cold now. अब तुम्हें ठंड नहीं लग रही होगी ना? जबरा कहता है बाग करके, How could I feel cold now? जबरा का मतलब ये था कहने का, सारे के सारे पत्ते जो है अब ख़त्म होने लगते हैं और वापस से रोशनी गायब और अंधेरा दोबारा से सब चीज़ को ढक लेता है। एक बार फिर हल्कू अपने आप को शॉल से लपेट लेता है और उस गर्म राख एशेस के पास में वे बैठ जाता है और अपने आप को सेकता है। The fire had warmed him through, but as the cold began to spread, he felt drowsy. आग से वे गर्म हो चुका था, लेकिन अभी भी ठंड वापस आ रही थी, तो उसे नींद आ जाती। जबरा जोर से चिल्लाता है और इस बार वे सीधे खेत की तरफ भागता है। हल्कू को लगता है कि यहाँ पर कोई वाइल्ड एनिमल्स खेत में घुस गए हैं। हो सकता है एक नील गाय हो। नील गाय एक तरह की एंटीलोप, एक हिरन होती है। He distinctly heard the noise of their moving around. उसे उनके चलने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर है जो खा रहा है खेतों का सारा सामान। वो चिल्लाता है, No with Jabra around, no animal can get into the field. He dripped into shreds. I must be mistaken. Now there is no sound. अब वो साउंड गायब हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है मुझसे कोई गलती हुई है। वे फिर जबरा को बुलाता है, जबरा जबरा। जबरा वापस आ जाता है, लेकिन जबरा अभी भी भौंक रहा था। फिर से दोबारा से एक आवाज़ आती है, मंचिंग और क्रंचिंग की, मतलब कोई जानवर कुछ खा रहा है। खेतों के जितने भी फसलें हैं उसको कोई खा रहा है। He could not have mistaken this time. इस बार उससे गलती नहीं हुई।
इट रियली हर्ट टू थिंक अबाउट गेटिंग अप फ्रॉम वेयर ही वॉज। अब वापस से उसे उठ के अपनी गर्म जगह से उठ के जाना पड़े ठंड में, वो उसके लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। वो ये बहुत कंफर्टेबली लेटा हुआ था और उसके लिए इस बार इम्पॉसिबल हो गया कि वो उठ के जा पाए। वो चिल्लाता है ज़ोर से, हिलो हिलो, भागो भागो यहाँ से। जबरा भौंकता है। There were animals eating his field just when the crop was ready. उसके सारे क्रॉप्स रेडी हो गए थे, लेकिन रेडी हुई क्रॉप्स को अब एनिमल्स ने खाना शुरू कर दिया था। बहुत ही अच्छे क्रॉप्स थे एंड दिस कर्स एनिमल, और ये जानवर उसके सारे फील्ड को, फसलों को तबाह कर रहे थे। With a firm resolve, he got up and took a few steps, but suddenly a blast of wind pierced him with a sting like a scorpion. वो अचानक से उठता है और बोलता है, इस बार मैं जाऊंगा, उन सबको भगा दूंगा। लेकिन तेज़ हवा चलती है और वे हवा उसे बिल्कुल किसी बिच्छू के डंक के जैसे लगती है। And sat again by the extinguished fire and stirred up the ashes. वो वापस से जाके आग के पास बैठ जाता है ताकि अपने आप को गर्म कर सके। जबरा वॉज बार्किंग हिज लंग्स आउट। जबरा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। नील गाय सारा खेत तबाह कर रही थी और हल्कू जो है वे वॉर्म एशेस के पास अपने आप को सेक रहा था आराम से। His drowsing held him motionless as though with ropes wrapped in his shawls. He fell asleep on the warmed ground near the ashes. हल्कू इस बार उठ नहीं पाता, बल्कि वो ज़मीन पर सो जाता है कि ठंड, ऐसा लग रहा है कि ठंड ने उसे रस्सी से जकड़ लिया है और वो सो जाता है। जब वो सुबह उठता है, द सन वॉज हाई, सूरज चमक रहा था। मुन्नी आती है और कहती है, डू यू थिंक यू आर गोइंग टू स्लीप ऑल डे? क्या तुम दिन भर सोओगे? यू केम आउट हेयर एंड हैड अ फाइन टाइम। तुम बाहर आ गए और तुमने आराम से सुलाई कर ली, तुम सो गए। जब तुम सो रहे थे, तुम्हारा सारा जो फील्ड है वो फ्लैटन हो रहा था, तबाह हो रहा था। हल्कू उठता और कहता है, देन यू हैव कम फ्रॉम द फील्ड। वो कहता है कि तुम क्या अभी फील्ड से आ रही हो? हाँ, फील्ड से मैं आ रही हूँ। सारा का सारा फील्ड तो तबाह हो चुका है, लेकिन तुम सिर्फ सो रहे हो। वाई डिड यू बॉदर टू पुट अप द शेल्टर एनी वे? तुम शेल्टर तुमने बनाया ही क्यों अगर तुमको उसमें सोना नहीं था? हल्कू सॉर्ट एन एक्सक्यूज। हल्कू को एक बहाना मिल जाता है। आई नियरली डाइड एंड जस्ट मैनेज्ड टू गेट थ्रू द नाइट। हम मरने वाले थे आज रात में, लेकिन फिर भी हमने कैसे कैसे करके रात गुजारी। यू वरी अबाउट योर क्रॉप। तुम्हें अपनी क्रॉप की परवाह है। आई हैड सच पेन इन माई बेली। मुझे मेरे पेट बहुत दर्द है, मैं बता नहीं सकता। देन टू ऑफ देम वॉक टू द एज ऑफ देयर लैंड। हल्कू लुक्ड द होल फील्ड हैड बीन ट्रैम्पल। फिर उसके बाद वो उठता है नींद से अपनी और अपनी फील्ड को देखता है। सारा का सारा उसका जो खेत था वो रौंदा जा चुका था, तबाह हो चुका था, जानवरों ने उसे खा लिया था। जबरा वॉज स्ट्रेच्ड आउट अंडरनीथ द शेल्टर एज दो ही वर डेड। जबरा शेल्टर के नीचे पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा है कि वो मर चुका है। They continued to stare at the rent field. Muni's face was shadowed with grief, but Halku was content. जब हल्कू और उसकी वाइफ ने खेत को देखा, मुन्नी के चेहरे पे उदासी के बादल छा गए, लेकिन हल्कू को इस बार कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुन्नी ने कहा, नाउ यू विल हैव टू हायर योरसेल्फ आउट टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेस। तुम्हें कहीं और काम करना पड़ेगा जिससे तुम अपने सारे रेंट और टैक्सेस को पे कर पाओ। With a contented smile, Halku said, "But I won't have to sleep nights out here in cold." उसने कहा, हाँ, ये तो मैं कर लूँगा, कहीं और काम कर लूँगा, लेकिन एटलीस्ट थैंकफुली मुझे इस इतनी रात में, इतनी ठंड में सोना तो नहीं पड़ेगा। मैं इस ख़तरनाक और ठंड से बच तो गया एटलीस्ट। तो ये थी कहानी बाय मुंशी प्रेमचंद। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।